नमस्ते, हेलो एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ पल्लवी एंड यू आर वाचिंग शिक्षक संघर्ष से सफलता के शिखर तक, सीडीपी विद पल्लवी मैम। आज पहला प्रश्न है, वृद्धि और विकास से एक बच्चा शारीरिक रूप से अपनी उम्र के अन्य बच्चों से काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। ध्यान देंगे, मैंने हमेशा कहा है सीडीपी में जब भी आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं, आप पढ़ते वक्त ही तुरंत अलर्ट मोड में जो भी आपको इम्पोर्टेंट दिखाई देता है उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। तो शारीरिक रूप से बड़ा दिखाई देता है अपने उम्र के बच्चों से, लेकिन वह खिलौना साझा करने में अक्सर रोता है और भावनात्मक रूप से अस्थिर है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत को दर्शाती है? अब हमने यहाँ देखा शारीरिक रूप से तो वो काफ़ी बड़ा है, यानी उसकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो तेज़ है अपेक्षाकृत उसके भावनात्मक सामवेगिक विकास से। दोनों में एक जैसा पैटर्न यानी रेशियो जो है एक जैसा नहीं है। चलिए अब हम ऑप्शंस को ले लेते हैं। यहाँ पर विकास एक समान गति से होता है, गलत है। इस प्रश्न के संदर्भ में ये गलत है। विकास के विभिन्न आयाम एक दूसरे से स्वतंत्र और अलग गति से विकसित हो सकते हैं, यही सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ दो भिन्न भिन्न प्रकार के विकास की बात की गई है और दोनों की जो रेटिंग है, मतलब रेट है, रेशियो है उनके डेवलपमेंट का, उन दोनों भिन्न भिन्न प्रकार का, दोनों का अलग अलग है। तो यही उत्तर सही उत्तर होगा। बट जैसा कि नियम है हमें चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, तो हम सी और डी भी पढ़ लेते हैं। विकास केवल आनुवांशिकता का परिणाम है, नो, इट्स रॉन्ग। विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। जन्म से लेकर, जन्म छोड़ दीजिए, माँ के गर्भ में आने से लेकर कब्र में जाने तक की प्रक्रिया विकास कहलाती है, इसलिए डी गलत है। तो हमने देखा प्रश्न को पढ़ते वक्त ही हमने आंसर को हिट कर दिया था, तो प्रश्न को ऐसे पढ़िए कि आंसर उसी में आपको तुरंत मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नए अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न था विकास के नियमों से। एक शिक्षिका देखती है कि रवि ने पहले अपने पूरे हाथ से चीज़ों को पकड़ना सीखा, पूरे हाथ से। बाद में उसने अपनी अंगुलियों से पेंसिल को सूक्ष्मता से पकड़ना सीखा, यानी सूक्ष्मता से पकड़ना, कोई चीज़, कोई काम सूक्ष्मता से करना, यानी फाइन मोटर स्किल्स, बारीक काम करना, महीन काम करना। यह विकास के किस नियम का सटीक उदाहरण है? तो पहले पूरे हाथ से, फिर अंगुलियां, यानी केंद्र से बाहर की ओर, जिसे कहते हैं हम कौन सा नियम? समीप दूरस्थ नियम, यानी कि प्रॉक्सोमिडिस्टल लॉ। केंद्र से दूर का नियम, पहले हाथों पर नियंत्रण, फिर कलाई पे, फिर उंगलियों पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि है जीन पियाजे से। अगर आपको ये प्रश्नावली पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिए। प्रश्न है, एक बच्ची सोचती है कि सूरज इसलिए डूबता है क्योंकि वह थक गया है और वह सोने जा रहा है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवस्था की विशेषता है और इसे क्या कहते हैं? तो सूरज डूबता है, थक गया है, यानी बच्ची उससे समझ रही है सजीव। सजीववाद का जो गुण है, जीववाद का जो गुण है, किस क्रिया में विकसित होता है, किस क्रिया की विशेषता है ये? तो ये हमारी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीववाद, बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है और उसी अनुसार उस पर प्रतिक्रिया करता है, तो ये विशेषता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, जिसे हम जीववाद के नाम से जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम लीव वाइगॉत्स्की थ्योरी। चलिए पढ़ते हैं उसे। एक बच्चा कठिन पहेली सुलझाते समय खुद से बड़बड़ाता है, यह नीला टुकड़ा यहाँ नहीं वहाँ जाएगा। वाइगॉत्स्की के अनुसार निजी भाषण क्या दर्शाता है? जैसा कि हम लीव वाइगॉत्स्की की थ्योरी जानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है उनका, सोशल कल्चरल थ्योरी जो है उनकी, जिसमें जो एक प्रमुख बात है बच्चे की प्राइवेट स्पीच, यानी बच्चे का खुद से बातें करना, जिसे उन्होंने अपरिपक्वता नहीं कहा है। पियाजे उसे अपरिपक्वता का द्योतक मानते हैं, कोई इसका स्पेशल रोल नहीं मानते हैं, जबकि लीव वाइगॉत्स्की उसे कहते हैं बच्चे का स्वयं के कार्यों को निर्देशित और नियमित करने का तरीका। अगर यही प्रश्न लीव वाइगॉत्स्की के संदर्भ में पूछा गया है तो सी सही है, और अगर यही प्रश्न पियाजे के संदर्भ में पूछा गया होता तो ए सही हो जाता, बच्चे का आत्मकेंद्रित और अपरिपक्व व्यवहार। ध्यान दें, सीडीपी के जो भी आप क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं, तो किस मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में कहा गया है? एक ही चीज़ दो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के संदर्भ में उसकी व्याख्या अलग अलग हो जाती है। नाउ लॉरेंस कोहलबर्ग से हम अगला प्रश्न लेंगे। एक छात्र परीक्षा में इसलिए नकल नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि पकड़े जाने पर उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और माता पिता से डांट पड़ेगी। डरा है, डरता है। कोहलबर्ग के अनुसार वह नैतिक विकास के किस स्तर पर है? तो यहाँ हम ध्यान देंगे, उसे डर है माता पिता के डांट का, डांट के वजह से नकल नहीं करता है। ये नहीं सोचता है कि नकल करना गलत बात है इसलिए मैं नहीं नकल करूँगा। कोहलबर्ग के जब भी प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, क्रिया
डिसाइड नहीं करेगी कि बच्चा किस अवस्था में है, किस कारण से बच्चा वो कार्य कर रहा है, उसकी सोच डिसाइड करेगी कि हम बच्चे को किस अवस्था में रखेंगे। बच्चा नकल नहीं कर रहा है, अगर वो ये सोच के साथ नकल नहीं कर रहा है कि ये गलत काम है, मुझे नहीं करना चाहिए, तब तो वो तुरंत निकल करके आ जाएगा, अपने परंपरागत अवस्था में आ जाएगा, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की एज में वाले चरण में आ जाएगा कि सामाजिक रूप से ये गलत है। तो और अगर उसकी सोच ये है कि नकल करूँगा, पकड़ा गया तो डीबार हो जाऊँगा, ये सोच करके अगर वो नकल नहीं कर रहा है तो वो दंड और पुरस्कार वाली अवस्था में है। तो लॉरेंज कोहलबर्ग की थ्योरी जब भी आए और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्यों पे ध्यान रखिए, कार्य क्यों हो रहा है, तो यहाँ वजह है क्योंकि दंड और पुरस्कार। दंड तो हम तुरंत इस पे चले जाएंगे, प्री कन्वेंशनल स्टेज में है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता। चलिए हम आगे चलते हैं नोआम चॉम्स्की की ओर। चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा के जटिल नियम खुद ही समझ लेते हैं, लेकिन उनके पास एक जन्मजात क्षमता होती है। उनका यह विचार मुख्य रूप से किस अवधारणा पर आधारित है? जैसा कि हम जानते हैं, नोआम चॉम्स्की का लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषाई विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया और उन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर एक जन्मजात एक क्षमता होती है जिसे उन्होंने नाम दिया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, यानी कि भाषा अर्जन यंत्र। ये बच्चा जन्म के साथ अपने अंदर लेकर पैदा होता है, जिसके कारण उसकी जो मातृभाषा होती है, देखिए, वो ऑटोमेटिकली उससे सीख जाता है, उसको कोई ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उन्होंने जो ये नाम दिया इस विचार का, उसका नाम था भाषा अर्जन यंत्र, जिसे हम LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जानते हैं, जिसके अनुसार बच्चा जो होता है उसके दिमाग में एक फिट होता है, क्या, जन्मजात ग्रामर लेके पैदा होता है, जिसे वो भाषा सिखानी नहीं पड़ती, वह स्वतः ही सीख लेता है। चलिए हम आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। बुद्धि से है यह हार्वर्ड गार्डनर का। एक छात्र जो दूसरों की भावनाओं, इरादों और प्रेरणाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता है और समूह में बहुत आसानी से नेतृत्व कर सकता है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसमें कौन सी बुद्धि प्रधान है? हम यही ध्यान देंगे, समूह में बहुत आसानी से नेतृत्व कर लेता है, दूसरों की भावनाओं को समझता है, तो जहाँ दूसरे की बात आई तो वहाँ कौन सी बुद्धि होगी? दूसरा, यानी कि इंटर। आप लोग इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में इतना ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न है लोगों में कि 100 बार बताने के बाद भी लोग गलतियां कर रहे हैं। बार बार मैंने ये ट्रिक बताई है कि इंटरनेशनल से याद कीजिए इंटरपर्सनल। जब दो देशों की बात हो रही है तो हम इंटरनेशनल कहते हैं, उसी से रिलेट करिए इंटरनेशनल से इंटरपर्सनल। जहाँ इंटर शब्द आ गया, समझ जाइए दूसरे की बात हो रही है, और इंट्रा का मतलब हो गया इनसाइड, यानी खुद को समझना, खुद के बारे में समझना, वो हो गया आपका अंतःवैयक्तिक। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक, इट मीन्स बी। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के से। चलिए हम देखते हैं इसे। एक समावेशी कक्षा में जहां विभिन्न पृष्ठभूमियों और क्षमताओं वाले बच्चे हैं, एक शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? अब यहाँ ध्यान दीजिए, समावेशी कक्षा, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे, विभिन्न क्षमता के बच्चे। जब 5 उंगलियां 5 तरह की हैं तो पांचों को हम एक जैसा ट्रीटमेंट तो देंगे नहीं। सभी बच्चों के लिए एक समान, समावेशी कक्षा में एक समान कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अलग अलग होगा। प्रतिभाशाली बच्चों पर अधिक ध्यान देना, ये तो बिल्कुल गलत है, हमको एक समान ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे अधिक ध्यान जो है वहाँ प्रतिभाशाली को अधिक ध्यान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन बच्चों को अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है जो कि चैलेंजिंग हैं, जिनके पास वो सीखने में अक्षम है। तो यहाँ पे ये उत्तर भी हो जाता है गलत। इक्विटी सुनिश्चित करते हुए विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करना। इक्विटी पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। इक्विटी समानता की बजाय आजकल इक्विटी फैशन में है समता, यानी जिसको जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से हमें वो चीज़ प्रदान करना, और साथ में विभेदीकृत अनुदेशन है, यानी हर बच्चे के हिसाब से अनुकूलित भिन्न भिन्न प्रकार का, यानी एक जैसी शिक्षण विधि, एक जैसी टेक्निक्स, एक जैसी टीचिंग लेसन प्लानिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो वो एक जैसा सब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा? डिफ्रेंशिएटेड, अलग अलग। समावेशी शिक्षा की यही विशेषता है, एक तो लचीलापन और दूसरा विभेदीकृत अनुदेशन, यानी हमारा यहाँ सही उत्तर होगा सी। फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किसी विशेष शिक्षकों के भरोसे छोड़ देना, ये भी गलत था, हमारा सी उत्तर ही सही था। चलिए बढ़ते हैं हम 9वें प्रश्न पर, जो मैंने लिया है मापन और मूल्यांकन से। एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय लगातार बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न पूछकर उनकी जांच करता रहता है। ध्यान दीजिए, लगातार पूछ कर समझ की जांचता है, तुरंत अपने पढ़ाने के तरीके में आवश्यक बदलाव कर ले रहा है। यानी ये जो आकलन हो रहा है, इसके आधार पर शिक्षक जो है अपनी
पढ़ाने के तरीके में सुधार कर रहा है, साथ ही साथ बच्चे में भी सुधार कर रहा है कि उसको कहाँ कहाँ परेशानी हो रही है, उस हिसाब से हम सब कुछ बदलेंगे और उस बच्चे में आवश्यक सुधार करेंगे। तो यहीं पे इसका उत्तर छुपा हुआ है। यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो यहाँ पे जो मूल्यांकन हो रहा है ये अधिगम का मूल्यांकन नहीं हो रहा है, अधिगम के लिए मूल्यांकन हो रहा है। इट मीन्स द ऑप्शन बी, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज राइट। चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपने 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्नावली आपको अगर अच्छी लग रही हो और ये व्याख्याएं अच्छी लग रही हों तो बाकी की जो 10-10 प्रश्नों की हम सीरीज सॉल्व कर रहे हैं उन सभी की व्याख्या मैं इसी प्रकार लाते रहूँगी, क्योंकि एक एक प्रश्न में अलग अलग जाके व्याख्या टाइप करना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है और इतना समय मुझे नहीं मिल पाता है। तो आप एक ही वीडियो में मैं सभी प्रश्नों की 10 के 10 इसी प्रकार व्याख्याएँ जो भी मैं प्रश्न दूंगी प्रस्तुत करती रहूँगी और आप उसे देख लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं 10वां प्रश्न, जो कि है व्यक्तिक विभिन्नता और क्षमता से। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे अवधारणाओं को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, इट मीन्स बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, कैची हैं, जबकि कुछ अधिक समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है, यानी स्लो है थोड़े। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए आपकी सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी? पूरी कक्षा को तेज बच्चों की गति के अनुसार पढ़ाना हो नहीं सकता, जो स्लो है वो उसको कभी कैच नहीं कर पाएगा, जो तेज बच्चे भाग रहे हैं उनके हिसाब से। धीमी गति से चलने वालों को अलग कक्षा में बैठाना समावेशी का घोर उल्लंघन। समावेशी कक्षा कहती है ऐसा करना ही नहीं है, सबको साथ करना है। विभेदीकृत उसको अलग थलग बैठा देना, ये ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। शिक्षण में विभिन्न विधियों, दृश्य श्रव्य सामग्री और लचीले समूहों का उपयोग करना है। लचीलापन शब्द जो है ना, ये समावेशी शिक्षा की जान है। तो यही इसका सही उत्तर है कि प्रत्येक बच्चे के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से अनुकूलित अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, सब कुछ उस बच्चे के हिसाब से निर्धारित करना। ये सी उत्तर ही हमारा सही होगा। फिर भी हम डी को पढ़ लेते हैं। सभी छात्रों को एक ही तरीके से एक ही गृह कार्य देना बिल्कुल गलत है। जहाँ विभेदीकृत बच्चे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, वहाँ एक जैसा नहीं हो पाएगा। तो ये रहे आपके 10 प्रश्न जो मैंने आज आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, और बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर किए, कई लोगों ने गलत भी किए हैं। तो ये व्याख्या आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि आपका इंगेजमेंट मेरे पेज के लिए, उसके ग्रोथ के लिए मायने रखता है। व्यूज़ से कोई मतलब नहीं होता जब तक आप अपनी इंगेजमेंट नहीं देंगे। इंगेजमेंट मीन्स योर लाइक्स, योर कमेंट्स, योर शेयरिंग ऑफ दीज वीडियोस, तो वो ज़रूर करें। धन्यवाद। प्रश्नों की प्रश्नावली CDP की हम अभी उसे हल करेंगे और करेंगे उसको डिकोड उसकी व्याख्या के साथ। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं हम उस 10 प्रश्नों की ओर जो हमने दिन में मैंने दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, और बहुत सारे मुझे उसके रिस्पॉन्सेज मिले, कुछ रिस्पॉन्स गलत भी थे। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा सही था कौन सा गलत। पहला प्रश्न है, बाल विकास से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बच्ची यह मानती है कि सभी उड़ने वाले जीव पक्षी हैं। एक दिन वह एक चमगादड़ देखती है और उसे भी पक्षी कहती है। अब यहाँ ध्यान देना है, प्रश्न को पढ़ते वक्त ही ध्यान देते चलिए। बच्ची ने चमगादड़ देखा और पक्षी का कॉन्सेप्ट वो जानती है, उसका जो स्कीमा है बच्चे का, उसमें पक्षी की अवधारणा उसके पास है। वो चमगादड़ को भी पक्षी ही समझती है। माँ समझाती है कि वह स्तनधारी है, इट मीन्स वो मैमल है, वह स्तनधारी है। उसके बाद बच्ची अपनी समझ को बदल लेती है। हम यहाँ ध्यान देंगे कि मम्मा ने बताया कि बच्चा ये पक्षी जो है एक मैमल है, एक स्तनधारी है, जिसके वजह से बच्ची ने अपने स्कीमा में चेंजेस किए। तो बच्चा जब स्कीमा में बदलाव नहीं करता है तो वो प्रक्रिया कहलाती है एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। और जब बच्चा अपने स्कीमा में चेंजेस करता है नई जानकारी के हिसाब से, तो वो कहलाती है एकोमोडेशन, यानी कि समायोजन। और हमारा जो उत्तर है बी यहाँ पर सही होगा, समायोजन, क्योंकि उसने नई जानकारी के आधार पर अपने मौजूदा स्कीमा में बदलाव किया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस और कंजर्वेशन जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्नावली अच्छी लगे, व्याख्या अच्छी लगे, समझाने का सरल स्वरूप आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने लाइक, कमेंट्स और शेयर मत बंद करिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। लीव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बातें करते हैं, जैसे मुझे यह नीला ब्लॉक यहाँ रखना चाहिए। वाइगोत्स्की इस प्रकार के वाक्य यानी कि स्पीच को किस रूप में देखते हैं? यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है। लीव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों को कॉन्ट्रडिक्शन आता है यहाँ पे। वाइगोत्स्की इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं और बच्चे के विकास के लिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ये जो बी लिखा हुआ है, प्राइवेट स्पीच, जिसके माध्यम से बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार, सोच को निर्देशित
स्व विनियमित करते हैं, ये वाइगॉत्स्की महोदय के हिसाब से सही है। लेकिन इसी प्रश्न को अगर पियाजे के नज़रिए से पूछा गया होता तो हम ये कहते कि ये जो बातचीत है वह कहलाएगी आत्मकेंद्रित और जो दिखाती है बच्चे की इमैच्योरिटी को, अपरिपक्वता को। परंतु हमसे यहाँ वाइगॉत्स्की के बारे में पूछा गया है, सो द राइट आंसर विल बी बी। चलिए हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक छात्र परीक्षा में नकल इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे डर है, पकड़े जाने पर शिक्षक उसे सजा देंगे। बस प्रश्न का उत्तर मिल गया हमें। छात्र नैतिक विकास के किस चरण में है? तो डर के मारे परफॉर्मेंस नकल नहीं कर रहा है, यानी दंड एवं पुरस्कार की अवस्था है। पूर्व पारंपरिक स्तर, दंड और आज्ञाकारिता, अभिविन्यास। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने इसे 3 स्तरों में बांटा है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। हर एक स्तर में 2-2 चरण हैं। जैसे पूर्व पारंपरिक पहले नंबर वाला जो है उसमें दंड और आज्ञाकारिता, दूसरा वाला है टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। जबकि जब नंबर 2 का जो स्तर आता है, जिसे हम पारंपरिक स्तर कहते हैं, जिसमें व्यक्ति की नैतिकता समाज से निर्धारित होती है, उसके भी 2 चरण हैं। पहला वाला अच्छा लड़का लड़की और दूसरा वाला क्या है? सामाजिक अनुशासन, सोशल ऑर्डर। तीसरा जो उनका स्तर है कौन सा है? उत्तर पारंपरिक स्तर जो है उसमें भी 2 चरण है, जिसमें पहला वाला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नियम तभी तक मानेंगे जबकि वो हमारे लिए समाज कल्याण के लिए उपयोगी हैं। अगर वो जनहित के लिए उपयोगी नहीं है तो हम उनको छोड़ देंगे। और सबसे लास्ट वाला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हमारा है नैतिक अभिविन्यास, जो है जो रेयरली किसी के अंदर पाया जाता है। जैसे कि गांधी जी, नेल्सन मंडेला, बहुत ही महान विभूतियाँ जो थी, उनके अंदर नैतिकता का वो स्तर पाया जाता था। फिलहाल कम टू द क्वेश्चन, हम अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे इसका सही उत्तर होगा पूर्व पारंपरिक स्तर, दंड और आज्ञाकारिता, अभिविन्यास। चलिए हम पढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में देखती है कि एक मेधावी छात्र परीक्षा के दौरान अत्यधिक तनाव में आ जाता है, जिसके कारण वह उन सवालों के जवाब भी भूल जाता है जो उसे बढ़िया से याद था। संज्ञान और संवेग के संदर्भ में यह स्थिति क्या दर्शाती है? बच्चा पढ़ने में बहुत तेज था लेकिन अत्यधिक तनाव लेने यानी संवेग उस पर हावी हो गया है। तो यहाँ हम देखेंगे दोनों में संज्ञान और संवेग में जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है, कि अगर संवेग बहुत ज़्यादा हावी हो गया तो उसका संज्ञान उससे निगेटिवली प्रभावित हो जा रहा है, नकारात्मक रूप से। तो अब चलते हैं, हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। संज्ञान संवेग से पूरी तरह स्वतंत्र है, छात्र का भूलना केवल स्मृति की कमी है, नहीं। उच्च स्तर का नकारात्मक संवेग, तनाव और चिंता संज्ञानात्मक संस्करण की स्मृति को गंभीर रूप से बाधित करते हैं। हमने अपने प्रश्न में यही देखा है और हमारा जो बी उत्तर होगा यही सही होगा, क्योंकि जो गंभीर संवेग होते हैं, नेगेटिवली संवेग होते हैं, वो हमारे संज्ञानात्मक स्मृति को, खास करके जो हमारी वर्किंग मेमोरी जो होती है, यूपीटीईटी पे इस तरह का प्रश्न आया भी था, प्रभावित करते हैं। अन्य विकल्पों को भी हम देख लेते हैं। संवेग हमेशा संज्ञान को बेहतर बनाते हैं, नहीं। अत्यधिक चिंता, अत्यधिक तनाव हमेशा बेहतर नहीं बनाएगा, उसको निगेटिवली प्रभावित कर जाएगा। यह दर्शाता है कि छात्र में जन्मजात संज्ञानात्मक क्षमताओं की कमी है, नहीं, ये भी गलत है। जीन पियाजे के अनुसार जब कोई बच्चा यह समझने लगता है कि पानी को एक चौड़े बर्तन से एक लंबे पतले गिलास में डालने पर पानी की मात्रा समान रहती है, बच्चा जान गया है। स्वरूप बदलने पर भी बच्चा समझ जा रहा है कि मात्रा बदलेगी नहीं, यानी उसको संरक्षण के नियम का ज्ञान हो चुका है। और यह किस अवस्था में होता है भाई? तो संरक्षण का ज्ञान बच्चे को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा मूर्त संक्रियावस्था और लॉ ऑफ कंजर्वेशन। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं अपने 6वें। मैं वीडियो को अनावश्यक लंबा नहीं खींचना चाहती, इसलिए फटाफट टू द पॉइंट उत्तर की व्याख्या मैं करती जा रही हूँ। चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे को और लेव वाइगॉत्स्की के विचारों में मुख्य अंतर क्या है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है सीटेट में पता नहीं कितने प्रश्न जीन पियाजे और लेव वाइगॉत्स्की को फोकस करते हैं। इस बार वैसे ऐसा नहीं हुआ था, बट मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। पियाजे मानते हैं कि विकास पहले होता है, सीखना बाद में, जबकि वाइगॉत्स्की मानते हैं सामाजिक अधिगम विकास से पहले होता है। पियाजे ने भाषा को विकास का केंद्र माना है, जबकि वाइगॉत्स्की ने इसे पूरी तरह से अनदेखा किया है। बिल्कुल उल्टा, वाइगॉत्स्की भाषा का मेन रोल मानते हैं, पियाजे परिपक्वता को मेन देखते हैं विकास में।
वाइगॉत्स्की मानते हैं कि बच्चे स्वतंत्र रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, जबकि पियाजे के अनुसार शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। ये बिल्कुल ही गलत है। पियाजे ने हमारे रचनात्मक जो आज की जो हमारा एनईपी है, बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक, ये उसको देने वाले हैं, तो यह कथन तो पूरी तरह से गलत है। दोनों का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास संस्कृति और समाज से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। बिल्कुल गलत। वाइगॉत्स्की की पूरी थ्योरी ही जो है वो संस्कृति और समाज पर बेस्ड है, तो ये भी गलत। हमारा पहला उत्तर जो था ए, वो ही सही था। पियाजे कहते हैं कि विकास पहले होता है और सीखना बाद में। जैसे जैसे बच्चे में मैच्योरिटी आती है उस हिसाब से बच्चा सीखता जाता है, जबकि वाइगॉत्स्की मानते हैं कि बच्चा जो है समाज में जैसे जैसे अंतर्क्रिया करता है, वो अधिगम करता है, उसके परिणाम स्वरूप उसका विकास होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। इस पर मेरा एक पूरा वीडियो है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगी। जिसको पियाजे और वाइगॉत्स्की में कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी टॉपिक पे होता है, उस वीडियो को देखने के बाद मेरा दावा है कि आपका कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक पिन करूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। पिछली बार भी जब मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था, उसे लगभग 1.25 लाख लोगों ने देखा था और हज़ारों लोगों ने लाइक किया था। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ अपने अगले प्रश्न की ओर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक वनस्पति विज्ञानी बॉटनिस्ट जो विभिन्न प्रकार के पौधों, जड़ी बूटियों, प्राकृतिक वातावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, किस प्रकार की बुद्धि होगी उसमें? पेड़ पौधों वाला है, तो प्रकृति से जुड़ा है। कौन सी बुद्धि होगी? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होगा, प्रकृतिवादी बुद्धि उसके अंदर होगी। चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? जब भी हम प्रेरणाओं की बात करते हैं तो आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार की प्रेरणाएं हमारी होती हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा, मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि जो भी सीटेट की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कोई कह दे कि आंतरिक अभिप्रेरणा है, तो शायद ही कोई लोग होंगे जिसे पढ़ने पढ़ाने में मज़ा होता होगा, मेरे जैसे पागल। जिसे पढ़ना पढ़ाना मेरा पैशन है, इट्स नॉट जस्ट अ प्रोफेशन। मुझे अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना, पढ़ना, और सबसे बड़ी चीज़ है बोलना। मुझे जहाँ मौका मिलता है, वेयर एवर इट विल बी, मैं वहाँ पर बोलना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो पढ़ाना है ना, ये मुझे कंटेंट बनाना, मुझे पैसा मिलेगा इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ। मुझे अपनी एक पहचान बनाने का शौक़ है, मुझे मज़ा आता है अपने कंटेंट्स बनाने में, आप तक भेजने में, और सबसे पसंद है मुझे पढ़ाना। तो ये जो मोटिवेशन है मेरी, ये इंट्रिंसिक है। और जो लोग ज़बरदस्ती लेके बैठे हुए हैं कि बस भैया किसी तरह सीटेट निकल जाए, किसी तरह टेट निकल जाए, अगली बार मैं किताब खोलूँगी नहीं, खोलूँगा नहीं। इसी यूपीटीटी में मेरे कई संगी साथी थे जिनकी मैंने भावनाएं देखी। उन्होंने क्या कहा, बस किसी तरह से परीक्षा पास हो जाऊं, अगली बार से फिर मैं किताब ये फालतू का पढ़ने के लिए नहीं उठाऊंगा। तो वहाँ जो है वो बोझ स्वरूप पढ़ रहे हैं, जस्ट टू क्लियर सीटेट और यूपी टेट टू सिक्योर देयर जॉब। तो वहाँ उनकी जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक नहीं है, वो बाह्य अभिप्रेरणा है उनकी। तो जब भी आपकी अभिप्रेरणा आंतरिक होती है ना, वो आपको आनंद देती है, मज़ा आता है आपको उस काम को करने में। और बाह्य अभिप्रेरणा जो होती है, बच्चा काम तो करता है लेकिन आनंद जैसा कुछ वहाँ नहीं रह जाता। वहाँ सिर्फ एक चीज़ रह जाती है और वो होता है बोझ। आदमी बोझ बना के उस काम को हाँ, तो चलिए हम देखते हैं, अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। हमारा प्रश्न था कि कौन सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है? राहुल गणित की पहेलियां हल करता है क्योंकि उसे सही उत्तर पर माता पिता से पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार बाहर से मिल रहा है, बाह्य अभिप्रेरणा है। सीता विज्ञान के प्रोजेक्ट पर अतिरिक्त समय दे रही है क्योंकि उसे नई चीज़ें खोजना और प्रयोग करना बहुत आनंददायक लगता है। बस यही हमें उत्तर मिल गया, उसे आनंद आ रहा है नई चीज़ों को खोजने में। तो सीधी सी बात है, यही आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। हमें 2 ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा कभी मत कीजिएगा कि हम बिना ऑप्शंस को पढ़े टिक लगा दिए। हो सकता है अगला ऑप्शन उससे भी बेहतर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कोहलबर्ग के सिद्धांत में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की क्या विशेषता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास आखिरी स्तर है, आखिरी चरण है व्यक्ति की नैतिकता का। बस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला, वही गांधी जी, नेल्सन मंडेला वाली अवस्था है, जिसमें व्यक्ति जो होता है कहाँ पहुँच जाता है? स्व से हट करके परमार्थ की ओर चला जाता है। अपना उसका स्व जो होता है वो स्व से विहीन हो जाता है। परमार्थ, लोक कल्याण ही एकमात्र उसका जो रहता है वो विचार रह जाता है। तो इन सभी ऑप्शंस में मैं इसे पूरा नहीं पढ़ रही हूँ। सी जो है वही सही है। व्यक्ति अपने अंतःकरण और स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है, भले ही वे नियम समाज के कानूनों के
खिलाफ हों, यानी ह्यूमैनिटी एक शब्दों में अगर हम कहें तो मानवता की सेवा जैसा जो है कि मानव धर्म ही जो है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जब ये भाव आ जाता है तो वही वाला स्टेज होता है फाइनली थर्ड नंबर का जो हमारा है उत्तर परंपरागत अवस्था, और उसमें भी दूसरा उसका जो चरण होगा कौन सा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से क्या होती है? क्या होती है भाई? आज शिक्षक क्या है? सुविधा प्रदाता है, फैसिलिटेटर है। सिंपल सी बात है, जहाँ ये शब्द आ जाएगा उसी को हम टिक मार देंगे। आप ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, वीडियो अनावश्यक लंबा हो जाएगा। जान लीजिए आज के संदर्भ में शिक्षक जो है वो क्लासरूम में अनुशासन बनाने वाला नहीं है, वो एक प्रजातांत्रिक माहौल देगा, बच्चे स्व अनुशासित हों, जिसके लिए वो रोल मॉडल होगा, वो एक सुविधा प्रदाता होगा, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होगा, बच्चा सेंटर में होगा, सभी क्रियाओं को वो करेगा। और शिक्षक का काम क्या है? एक माली की भांति नेपथ्य में एक जो पर्दे के पीछे होता है वहाँ खड़े रहने वाला। हाँ, और लीव वाइगॉत्स्की के शब्दों में अगर हम कहें तो स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा देने वाला, वो भी पूरी तरीके धीरे 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 जहाँ भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है और उसको जो उसका वर्तमान स्तर है और उसका जो ZPD है उसको कवर कराने में मदद करने वाला MKO, यही शिक्षक की परिभाषा है मनोविज्ञान के शब्दों में हम कहें तो। चलिए अगर आपको ये प्रश्नावली पसंद आई तो चलिए मिलते हैं। मैं अगले 10 प्रश्नों की व्याख्या करूंगी जिसके उत्तर पहले आपको ही देने होंगे, बाद में मैं आपके रिस्पॉन्सेस को देख के एक्सप्लेनेशन दूंगी। नमस्ते, गुड नाइट एंड टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के अंतर्गत कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? जैसा कि हम जानते हैं जो मूल्यांकन का स्वरूप हमारे NEP 2020 NCF 2023 के अंतर्गत प्रचलित है उसका नाम है CCE। NCF 2005 जो हमारा था उसी में इसकी बात की गई थी। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक से मतलब है कि जो हमारा करिकुलम होता है उसमें जो शैक्षिक के साथ साथ अन्य जो गैर शैक्षणिक क्षेत्र होते हैं, एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक और शैक्षणिकेतर, करिकुलर एंड को करिकुलर दोनों एक्टिविटीज़ होंगी जिनका कि मूल्यांकन होगा। इसके अलावा इसमें सिर्फ ज्ञान पक्ष का ही नहीं बल्कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन होगा। जैसा कि BS ब्लूम महोदय की जो टैक्सोनॉमी है हम लोग पढ़ते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का जो BS ब्लूम महोदय ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने 3 वर्गों में बांटा है उद्देश्यों को, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर 3 डोमेन्स में उन्होंने विभाजित किया था। तो उन तीनों का मापन, तीनों पक्षों का मापन, और साथ ही साथ अगर हम शैक्षिक क्षेत्र में विद्यालयी परिस्थितियों में बात करते हैं तो शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन, करिकुलर एंड को करिकुलर होगा। इसमें एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक जो होगा दोनों पक्षों का मूल्यांकन जो होगा वो इसमें शामिल होगा। सिर्फ इसमें विषयों की परीक्षा नहीं होगी कि जैसे गणित की परीक्षा, इंग्लिश की परीक्षा, मात्र विद्यालयी विषयों तक ये मूल्यांकन सीमित नहीं होगा। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। एक समावेशी कक्षा की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? समावेशी कक्षा यानी सबका साथ, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे होंगे, भिन्न भिन्न IQ वाले, भिन्न भिन्न शैक्षिक क्षमताओं वाले, अक्षमताओं वाले। तो क्या विशेषता होगी इसकी? केवल मेधावी छात्रों पर विशेष ध्यान, ये बिल्कुल गलत है। अक्षम बच्चों को अलग विद्यालय में भेजना समावेशी शिक्षा के बिल्कुल प्रतिकूल विचारधारा है। यह सभी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना और एक साथ पढ़ाना, यही सही उत्तर है। फिर भी मैं D को देख लेती हूँ। सभी बच्चों के लिए एक समान कठोर नियम लागू करना, तो एक समान और ऊपर से कठोर नियम, यह तो समावेशी शिक्षा के बिल्कुल प्रतिकूल है। तो चूँकि समावेशी कक्षा में हर तरह के बच्चे हैं, विभिन्न IQ के बच्चे हैं, विभिन्न अधिगम स्तरों के बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अधिगम अक्षमताएँ हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए उनकी विभिन्नताओं का हमें वहाँ सम्मान करना है और तब उन्हें एक साथ लेकर के चलना है, यानी ऑप्शन C हमारा सही होगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। यदि कोई बच्चा शा को वाज और बी को डी पढ़ता या लिखता है तो मुख्य रूप से
यह किस अधिगम अक्षमता का लक्षण है? यह बहुत ही कॉमन प्रश्न है। एक ऐसा बच्चा जिसको देखने में इस तरह से पढ़ने में पठन विकार है ये, तो ये इस तरह से कन्फ्यूज़न होती है, तो सीधे से हमारा आंसर होगा कि ये बच्चा जो हमारा है डिस्लेक्सिया से पीड़ित है। उसको जो बीमारी होगी वो होगी, बीमारी मैं कह रही हूँ, जो इससे अधिगम अक्षमता इसके नाम देंगे हम, तो अधिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो उसे होगी वो कहलाती है डिसलेक्सिया। आगे बढ़ते हैं हम अब अपने अगले प्रश्न की ओर। डिसकैलकुलिया जो है आपका गणितीय समस्याओं से, आंकिक न्यूमेरिक जो भी ऑपरेशंस होती हैं उनसे संबंधित है। उसके बाद से डिसग्राफिया लेखन अक्षमता है, जबकि डिस्प्रैक्सिया जो है हमारी डिस्प्रैक्सिया जो है जो हमारा मोटर कोऑर्डिनेशन है उससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। लीव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे को किसी काम को करने में आवश्यकता अनुसार अस्थायी मदद देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो एक वयस्क, वयस्क यानी बड़ा व्यक्ति, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक वयस्क ही बच्चे को मदद करेगा। हो सकता है कि जो समकक्षी बच्चा है, उसके साथ वाला जो बच्चा है, उसके पीयर ग्रुप में ही जो बच्चा है वो उससे ज़्यादा जानता है, जिसे कि वाइगॉत्स्की ने क्या नाम दिया है? MKO का, मोर नॉलेजेबल अदर्स का, जिसे ज़्यादा जानकारी है। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है वयस्क, अगर वयस्क की जगह समकक्षी बच्चा भी होता तो उसे भी हम MKO कहते, क्योंकि वो इसकी मदद कर रहा है। और जो ये मदद करता है वो क्या कहलाती है? हम जानते हैं उसे, उस अस्थायी मदद को हम कहते हैं पार ढांचा या स्कैफोल्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व, बहुत ही कॉमन प्रश्न है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था में प्रकट होता है? तो जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं विकास की बताई हैं, उसका जो सबसे पहला चरण है संवेदी गामक अवस्था, जिसमें बच्चा जो होता है रिफ्लेक्स एक्शंस जो उसकी गतिविधियां होती हैं, सेंसरी मोटर होती हैं, उसकी इंद्रियों द्वारा गवर्न्ड होती हैं। तो ऐसी अवस्था में बच्चा जो होता है, इसके ख़त्म होते होते ये बच्चा समझ जाता है कि अगर वस्तु सामने से ओझल हो भी गई है तो उसका अस्तित्व है। जबकि वह अभी बहुत छोटा जब रहता है तो सामने से वस्तुओं के गायब हो जाने पे समझता है वस्तु गायब हो गई, लेकिन इस अवस्था के अंत होने तक बच्चा समझ जाता है कि नज़रों से ओझल होने का मतलब वस्तु का समाप्त हो जाना नहीं है। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, अगर प्रश्नावली अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हम डेली 10 प्रश्नों की सीरीज़ में प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस पे मुझे आपके रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, और आपके रिस्पॉन्सेज के बाद मैं उन उत्तरों की व्याख्या के साथ अपना वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी मोटिवेशन को बनाए रखिए। आपके लाइक्स शेयर कमेंट्स मेरे लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। चलिए, इस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को कम मत होने दीजिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार दूसरों की स्वीकृति पाना, उसके द्वारा अच्छे समझा जाना किस अवस्था को दर्शाता है? तो दूसरों पे डिपेंड कर रहा है, समाज पे डिपेंड कर रहा है नैतिकता। तो यहाँ पे जो है अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाली स्टेज है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति कर रहा है उसको अप्रूवल चाहिए दूसरों का, वो चाहता है कि उसका अप्रिसिएशन हो, लोग उसके विचार भावनाओं को एक्सेप्ट करें। तो ये फेज जो कहलाएगी वो कहलाएगी गुड बॉय गुड बॉय एंड गुड गर्ल फेज जो होगा यही कहलाएगा। जहाँ पर यह द्वितीय स्तर है कोहलबर्ग के नैतिकता के विकास सिद्धांत का, जिसमें उन्होंने बताया कि यह परंपरागत अवस्था है, और परंपरागत अवस्था का जो पहला वाला चरण है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये उसी की विशेषता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भाषा पेडागोजी, पठन कौशल में स्किमिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्किमिंग याद रखिए, स्किमिंग का मतलब होता है, स्किमिंग को रिलेट कर लीजिए समरी से, और स्कैनिंग को रिलेट कर लीजिए स्पेसिफिक यानी किसी विशेष प्रकार की जानकारी से। तो जब हम कोई भी हमारा कंटेंट है उसको सरसरी निगाह से पढ़ते हैं, पूरा उसका एक भाव जिस चीज़ से कहते हैं या समरी सारांश भाव, वो जब हम देखते हैं जल्दी जल्दी पढ़ते हुए, तो वो कहलाता है स्किमिंग करना। यानी कि ऑप्शन में हम देखते हैं पाठ के प्रत्येक शब्द का अर्थ खोजना नहीं, पाठ के सामान्य विचार या सारांश प्राप्त करना, यही सही उत्तर है। स्किमिंग का मतलब समरी से आप इसे रिलेट कर लीजिए, समरी। तो समरी जो हो जाएगा वही कहलाता है स्किमिंग। स्किमिंग में हम बहुत विस्तृत प्रकार से उस कंटेंट का अध्ययन नहीं करते हैं,
हमें सिर्फ उसका भाव जानना होता है। सेंट्रल आइडिया जिसे हम पोएट्री में कहते हैं, तो सेंट्रल आइडिया टाइप, समरी टाइप जब बात होती है तो वहाँ बात होती है स्कीमिंग की। और जब हम किसी गद्यांश, पद्यांश या कोई जानकारी के आधार पर कोई विशेष सूचना निकालते हैं, जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी से नंबर खोजना, रिजर्वेशन चार्ट में अपना नाम और पीएनआर नंबर खोजना, तो ये सारी चीज़ें जो है एक विशेष जानकारी खोजना, वो कहलाता है स्कैनिंग। तो याद रखिए, स्कीमिंग यानी समरी और स्कैनिंग यानी स्पेसिफिक जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भाषा पेडागोजी। जब आप डिक्शनरी में किसी विशेष शब्द को ढूंढते हैं तो आप पठन की किस तकनीक का उपयोग करते हैं? अभी जैसे हमने चर्चा की कि भाषा पेडागोजी में जब हम डिक्शनरी में से कुछ अपने मतलब का कुछ विशेष खोज रहे हैं, विशेष यानी स्पेसिफिक, तो जब भी स्पेसिफिक की बात आएगी तो तुरंत हमारा उत्तर होगा स्कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक भाषा शिक्षक के रूप में कक्षा में बहुभाषिकता को आप किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो बहुभाषिकता हमारे लिए, शिक्षकों के लिए एक चैलेंज है जिसे हम पॉजिटिवली लेते हैं, यानी कि हमारे लिए एक पॉजिटिव चैलेंज है जिसे हम स्वीकार करते हैं और उसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपने क्लास में, ना कि एक बाधा या परेशानी के रूप में। तो हमारा सही उत्तर होगा शिक्षण प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा के रूप में नहीं, एक बहुमूल्य संसाधन और संपत्ति के रूप में बिल्कुल सही, अनुशासनहीनता के मुख्य कारण के रूप में नहीं, एक शिक्षक के लिए बोझ नहीं, बी उत्तर ही हमारा सही होगा। बहुभाषिकता हमारे लिए एक संसाधन है, एक संपत्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अंतिम 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्नावली अच्छी लगी तो कृपया करके ऐसी और प्रश्नावली देखने के लिए नियमित रूप से इस पेज पर बने रहिए, क्योंकि डेली 10 प्रश्नों की प्रश्नावली आपको हल करने के लिए दी जा रही है और आपकी प्रतिक्रियाओं के बाद मैं उस पर आधारित ये वीडियो पोस्ट करती हूँ जिसमें मैं उत्तर की व्याख्या प्रस्तुत करती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे इस पेज शिक्षक संघर्ष से सफलता के शिखर तक पर, CDP विद पल्लवी मैम, और मेरा YouTube चैनल भी है जिसका नाम है शिक्षक संघर्ष विद पलश्री। आप मुझे वहाँ भी जा कर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यद्यपि अभी मेरे ज़्यादा वीडियोस उस पर नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी वीडियोस की संख्या बढ़ जाएगी। कृपया करके आप मुझे YouTube पे भी अपना सपोर्ट दें। चलिए हम देखते हैं अपने 10वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे सटीक उदाहरण है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा हम जानते हैं अंदर से आती है, हमारी रुचि से, हमारी अभिरुचि से, हमारी प्रसन्नता से रिलेटेड होती है। तो चलिए देखते हैं। कक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ाई करना नहीं, यहाँ मोटिवेशन जो है वो बाहर से आ रही है इसलिए नो। माता पिता से इनाम पाने के लिए काम करना, नो, यहाँ भी पुरस्कार बाहर है, बाहरी अभिप्रेरणा है। अपनी रुचि और आनंद के लिए किसी नए विषय को सीखना, बिल्कुल सही। जब रुचि और आनंद की बात होगी उसे ही हम जोड़ेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा से। बाकी सारी अभिप्रेरणाएं जो हैं वो बाहर से आ रही हैं। अब शिक्षक की डांट से बचने की बात हो रही है, तो शिक्षक से डांट से बचने के लिए कार्य कर रहा है। यहाँ भी जो मोटिवेशन है, अब देखिए ये कौन सी मोटिवेशन है, ये नकारात्मक है। यहाँ पे नकारात्मक मोटिवेशन है, पुनर्बलन है। यहाँ पे शिक्षक की डांट से बचने के लिए बच्चा जो है वह गृह कार्य कर रहा है। तो हम देखते हैं, ये हमारी 10 प्रश्नों की प्रश्नावली थी। आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम जो है वो 4 है, तो चलिए देर ना करते हुए हम देखते हैं इन 10 प्रश्नों की व्याख्या को और उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न है, एक शिक्षिका यह जांचना चाहती है कि क्या उसके छात्रों ने भिन्नों के जोड़ के विशिष्ट कौशल में महारत हासिल कर ली है या नहीं। इसके लिए उसे किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। तो अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो उद्देश्य है शिक्षिका का, भिन्नों का जोड़, उसमें बच्चों ने महारत हासिल की है या नहीं की है। तो इस प्रकार का जो भी मूल्यांकन होगा जिसमें किसी विशिष्ट कौशल या एक विशेष क्राइटेरिया, अब समझ गए होंगे आप मैं किस परीक्षण की बात कर रही हूँ, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ कोई पहले से निर्धारित क्राइटेरिया निश्चित कर दिया जाता है जिसे हिंदी में निकष कहते हैं, और उसी के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है। इसमें यह जो मूल्यांकन होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। समूह में जो अन्य बच्चे हैं उनके प्रदर्शन से बच्चे के प्रदर्शन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बच्चे का जो परफॉर्मेंस है उसको इंडिपेंडेंट रूप से देखा जाता है। यहाँ किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं की जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो CTET का हमारा जो एग्ज़ाम है, इसमें हमारा रख दिया गया है कि सामान्य वर्ग में 90 और अदर कैटेगरीज़ जो भी हैं वो 82 नंबर जो भी पालेगा, 82 या 84 जो पालेगा
वो इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेगा। इसमें इससे कोई भी मतलब नहीं है कि दूसरा वाला छात्र क्या स्कोर कर रहा है। यहाँ एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि 60% अंक हमें प्राप्त करने हैं। एक स्टूडेंट का नंबर जो उसने पाया उससे दूसरे स्टूडेंट के नंबर और उसकी सफलता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो सीटेट की जो हमारी परीक्षा भी हुई, ये भी एक क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ही मानी जाएगी, जो आपकी दक्षता को चेक करती है कि आप जो शिक्षक बनने का जो आपका क्राइटेरिया है उसको आप 60% कम से कम फुलफ़िल करते हो या नहीं। तो इस तरह से जब भी एक व्यक्ति की इंडिपेंडेंट कोई स्किल जांची जाएगी जिससे दूसरे बच्चे के परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं आता है। अब जैसे मान लीजिए परसेंटाइल्स निकाले गए तो उसमें ये होता है कि एक बच्चे से नीचे 80 परसेंटाइल बताता है कि 80% बच्चे उस प्राप्तांक से नीचे हैं। तो ये आपका एक नॉर्म यानी कि मानक संदर्भित परीक्षण हो गया। लेकिन अभी जिस परीक्षण की बात हो रही है यह हमारा जो है यह हो गया निकष संदर्भित परीक्षण। चलिए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विज्ञान की एक कक्षा में शिक्षिका प्रयोग कराते समय लगातार बच्चों से उनके अवलोकनों के बारे में प्रश्न पूछ रही है और जहां वे अटक जाते हैं उन्हें तुरंत मार्गदर्शन दे रही है। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से यह क्या है? अब देखिए, ये जो भी प्रकार का मूल्यांकन हो रहा है इसमें मूल्यांकन के साथ साथ चूँकि वह उसमें मार्गदर्शन दे रही है तो बच्चों के परफॉर्मेंस में सुधार भी हो रहा है। तो ये सुधारात्मक टाइप का मूल्यांकन है और हम जानते हैं कि जब भी सुधारात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की जाती है तो वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, नॉट ऑफ लर्निंग। यहाँ अधिगम का मूल्यांकन नहीं हो रहा है बल्कि अधिगम के लिए मूल्यांकन हो रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। याद रखिए, इसमें फॉर्मेटिव जोड़ा जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग से और समेटिव मूल्यांकन जो है वो जोड़ा जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग से, जो अंत में किया जाता है जिसके आधार पर हम उसका ग्रेडिंग करते हैं या फिर कोई स्थान प्रदान करते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले तीसरे प्रश्न की ओर। सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में व्यापक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो व्यापक तात्पर्य है यहाँ पे सतत यानी कंटिन्यूअस एंड वन मोर सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक के लिए खड़ा हो रहा है। तो इस प्रश्न की व्याख्या मैंने पहले भी की है। व्यापक यानी जैसा कि B.S. ब्लूम महोदय ने वर्गीकरण किया है शैक्षिक उद्देश्यों का, द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में 3 प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों की बात की है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक। 3 पक्ष उन्होंने बताए हैं। तो जब भी मूल्यांकन होगा वो केवल ज्ञान को ही नहीं समेटेगा, भाव पक्ष, क्रियात्मक, और जब हम ज्ञानात्मक की बात करते हैं तो उसमें भी उन्होंने 6 कैटेगरी किए हैं जिसमें है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो हर एक कैटेगरी से प्रश्न रखे जाएंगे, हर एक कैटेगरी को महत्व दिया जाएगा, हर एक कैटेगरी से मूल्यांकन होगा। इसके अलावा अगर हम शैक्षिक उद्देश्यों को छोड़ें तो अगर हम विद्यालयी जीवन को देखें तो केवल एकेडमिक पक्ष का ही मूल्यांकन नहीं होगा, नॉन एकेडमिक यानी कि आपका जो करिकुलर प्लस को करिकुलर जो है दोनों पक्षों का मूल्यांकन होगा, यानी शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 पर। NEP 2020 मूल्यांकन के संदर्भ में किस बात पर सबसे अधिक बल देती है? रटकर याद करने की क्षमता का परीक्षण? नहीं। वर्ष के अंत में केवल एक ही बोर्ड परीक्षा आयोजित करना? नहीं। योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन की ओर बढ़ना, फ्रॉम समेटिव टू फॉर्मेटिव। जो हमारा ट्रेंड है परीक्षा मूल्यांकन का वो चेंज हो चुका है। अब किसी भी बोर्ड की भी बात की जाए तो फुल सोल केवल हम लास्ट के इन सत्र के अंत में जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हीं पे बच्चों के मूल्यांकन के लिए डिपेंड नहीं रहते हैं। हम देखेंगे इंटरनल जो होता है उस पर भी बच्चों का नंबर दिया जाता है, प्रायोगिक कक्षाएं हैं जो उस पर भी दिया जाता है। तो हर पक्ष को शामिल किया जाता है अब मूल्यांकन में। पहले की तरह नहीं, जैसे हाई स्कूल में होता था केवल बोर्ड एग्जाम्स होते थे, फाइनल एग्जाम देने के बाद बस उसी, और जो मान लीजिए आपके प्रायोगिक विषय हैं तो आपके प्रायोगिक विषय पे जो नंबर मिलते थे यही जोड़ के हमारा मूल्यांकन हो जाता था। लेकिन अभी हम देखें तो हमारे सत्र के अंत में जो आंतरिक पर्यवेक्षण होता है उसमें भी अंक निर्धारित किए जाते हैं, उसके आधार पर भी मूल्यांकन होता है। तो यह मूल्यांकन जो है साल भर चलता है, इसलिए यह अपने स्वभाव में योगात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक है, जिसे हम सुधारात्मक भी कह सकते हैं, फॉर्मेटिव इन नेचर, यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की ओर। आपको मेरी अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही हो 10 प्रश्न की डेली CDP विद पल्लवी मैम वाली, और प्रश्नों की व्याख्या आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने लाइक शेयर कमेंट्स देना नहीं भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर।
एक बच्ची पहले अपने सिर और धड़ की गतिविधियों पर नियंत्रण प्राप्त करती है और उसके बाद वह अपने पैरों से चलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो सबसे पहले सिर, फिर धड़, फिर पैर, यानी कौन सा नियम हो गया ये हमारा हो गया शीर्षाभिमुख सिद्धांत, सेफलोक्याडल प्रिंसिपल। सिर से पैर की ओर जो हमारा विकास का नियम है, ये सिंपली उसी को दर्शाता है। प्रश्न बहुत ही सरल था। आपके सुझाव भी मुझे मिल रहे हैं। किसी ने मुझे पोस्ट किया था कि एक प्रश्नावली में एक ही टाइप के प्रश्न रखिए, तो चलिए मैं आप लोगों के सुझावों पर भी ध्यान दे रही हूँ। इस तरह की भी प्रश्नावली अब होगी कि फुली जो भी प्रश्नावली ली जाएगी उसमें उसी विषय पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अपने सुझाव, आपका स्वागत है आपके सुझावों का, मैं उन सुझावों पर कार्य करने की कोशिश करूँगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। लड़के जन्म से ही गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियों को कला या गृह विज्ञान लेना चाहिए। टोटली जेंडर स्टीरियोटाइप। एक शिक्षक द्वारा कक्षा में दिया गया यह बयान किस तरह का है? तो हम जानते हैं इक्वलिटी, इक्विटी जैसा यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ क्या है? जेंडर सशक्तिकरण भी बिल्कुल नहीं है। क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता, जहाँ हम किसी भी जेंडर के लिए एक खास वर्ग को फिक्स कर देते हैं कि लड़कियां हैं तो घर संभालेंगी, बच्चा देखेंगी, होम साइंस इनके लिए बेस्ट रहेगा, लड़के हैं तो लड़के भाई बाहर जॉब करेंगे, मैथमेटिक्स साइंस इनके लिए अच्छा होगा, और लड़के जाहिर सी बात है गणित विज्ञान उनका बढ़िया होता है। ये जो एक प्रिजुडिस हम अपने मन में बना लेते हैं लड़के और लड़कियों के लिए, और जेंडर रोल्स जो पहले से ही समाज डिसाइड कर देता है कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ विल बी डन बाय द गर्ल्स एंड दैट विल बी डन बाय द बॉयज़। तो इस प्रकार का जो प्रिजुडिस है समाज का बनाया हुआ एक नियम, हम अपने भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का जेंडर स्टीरियोटाइप विदेशों में नहीं है। अगर आप अमेरिका में जाएं तो वहाँ हाउस हस्बैंड्स होते हैं, औरतें अगर बाहर काम कर रही हैं तो हस्बैंड घर पे बच्चों को देख रहे होते हैं, वहाँ इसको बिल्कुल बुरा नहीं माना जाता है। पर अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ पे इसको बहुत ही टैबू के रूप में देखा जाता है। तो चलिए, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो हैं, जो हम पर्टिकुलर फिक्स कर देते हैं जेंडर रोल्स को किसी एक विशेष जेंडर पे, उसी को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 7वें प्रश्न की ओर। एक समावेशी कक्षा जहाँ पर एक दृष्टि बाधित विजुअली इम्पेयर्ड छात्र भी पढ़ रहा है, शिक्षक की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होनी चाहिए? ध्यान देंगे हम, समावेशी कक्षा में हर तरह के बच्चे होंगे। जिस छात्र की यहाँ बात की जा रही है वो दृष्टिबाधित है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो बेस्ट क्या होगा? उसे कक्षा में सबसे पीछे बैठना ना, बिल्कुल नहीं। शिक्षण के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, जब वो देख नहीं सकता है तो ब्लैक बोर्ड उसके लिए किसी काम का नहीं है। अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो स्मार्ट बोर्ड में जो हमारा होता है साउंड आता है, कम से कम वो उसके लिए सही होता, बट ब्लैक बोर्ड तो बिल्कुल भी नहीं उसके लिए उपयोगी है। उसे विशेष स्कूल में जाने की सलाह देना ये भी बिल्कुल गलत है। समावेशी शिक्षा का विचार ही इसी से आया है कि सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। तो ऑप्शन बचता है सी, और वो ही सही है। स्पर्शनीय सामग्री, 3D मॉडल और स्पष्ट मौखिक निर्देशों का अधिकतम उपयोग करना। ऐसे मॉडल्स होंगे जो अधिगम सामग्री होगी, शिक्षण अधिगम सामग्री वो अनुकूलित होगी। अनुकूलित यानी इस बच्चे के हिसाब से खास होगी, तो स्पर्शनीय है, स्पर्श करके जिसको वो सीख सकता है। 3D मॉडल्स हैं, मौखिक निर्देश हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सबसे बेहतरीन है। बढ़ते हैं हम 8वें प्रश्न की ओर। एक छात्रा केवल इसलिए बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही है क्योंकि वह विषय को गहराई से समझना चाहती है और नई चीज़ें सीखने में उसे आनंद आता है। यह किस प्रकार की प्रेरणा का उदाहरण है? तो जब आपको आनंद आ जाए किसी चीज़ में ना, तो समझिए अंदर से प्रेरणा आ रही है, दिल कर रहा है ये काम करो, दिल से प्रेरणा आ रही है, यानी आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण ये है। अगर उसे पुरस्कार का लालच होता, कक्षा में प्रथम आने का लालच होता, या अन्य कोई प्रेरणा जो बाहर होती, तो वो वहाँ बाह्य भी प्रेरणा हो जाती। चलिए आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न को। बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में मीडिया और विद्यालय मुख्य रूप से किस प्रकार की एजेंसी की भूमिका निभाते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि सोशलाइजेशन में जो सबसे पहली एजेंसी होती है बच्चे के लिए, वो होती है उसका परिवार। जो फैमिली है बच्चे की, वो सोशलाइजेशन का सबसे पहला घेरा जिसके अंदर बच्चा होता है वो उसका परिवार है। तो उसे हम प्राथमिक सामाजिकरण की एजेंसी के रूप में देखते हैं। लेकिन परिवार से निकलकर बच्चा जैसे ही बाहर जाता है तो उसका पास पड़ोस, विद्यालय, मीडिया, ये जो कुछ भी है, ये द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसीज के रूप में सामने आते हैं। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा द्वितीयक सामाजिकरण। आगे चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 10 और अंतिम प्रश्न की ओर। कक्षा 4 का एक छात्र राहुल विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करने में बहुत संघर्ष करता है। राइटिंग में इसको बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है, कक्षा 4 का एक छात्र राहुल विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करने में बहुत संघर्ष करता है। उसकी लिखावट अस्पष्ट है और शब्दों के बीच का अंतर भी असमान है। एक शिक्षक के रूप में आप इस प्रॉब्लम को किस अधिगम अक्षमता का संकेत मानेंगी? तो यहाँ हम ध्यान देंगे, जब भी लिखित, कई लोग लेखन विकार, सबने याद रखा है, डिस्ग्राफिया मीन्स लेखन विकार।
तो अगर केवल और केवल लेखन विकार की बात आती है तभी हम डिस्ग्राफिया को चुनेंगे। लेकिन अगर लिखने के साथ साथ उन्हीं उंगलियों से अन्य अक्षमताओं की बात होती है, जैसे चम्मच पकड़ के ठीक से खा नहीं पा रहा है, शर्ट का बटन नहीं बंद कर पा रहा है, जूते के फीते नहीं बांध कर पा रहा है, तो यहाँ हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है उसका जो मोटर स्किल्स कोऑर्डिनेशन है उसमें भी कमी है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेखन की बात जब नहीं होगी, ये सारे भी अक्षमताएं अगर आती हैं तो हम डिस्ग्राफिया केवल नहीं चुनेंगे, वहाँ पर हम डिस्प्रैक्सिया चुनेंगे। क्योंकि डिस्प्रैक्सिया में चूँकि समन्वय कौशल अक्षमता है ये, तो इसमें डिस्ग्राफिया अपने आप शामिल है, जिसमें कि फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म कौशलों की अक्षमता की बात की जाती है। तो लिखना चूँकि सूक्ष्म कौशलों में शामिल है, तो इसमें डिस्प्रैक्सिया में वो भी शामिल हो जाता है। तो याद रखिए, जब भी केवल लेखन आएगा तब तो हम डिस्ग्राफिया चुनेंगे, लेकिन डिस्ग्राफिया के साथ जब अन्य समस्याएं और भी जुड़ी हैं लिखने के साथ साथ, तो हम वहाँ पे डिस्प्रैक्सिया का चुनाव करेंगे। प्रश्नावली पसंद आई तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्नावली नंबर 5 की व्याख्या में। प्रैक्टिस सीरीज की 5वीं है, जिसके 10 प्रश्नों को अभी हम देखेंगे। हम अभी करेंगे उन प्रश्नों को डिकोड और उनके उत्तर की व्याख्या। तो चलिए चलते हैं, हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक शिक्षिका कक्षा में विज्ञान का प्रयोग करवाते समय बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछती है, उनके संदेह दूर करती है और उन्हें संकेत देती है। यह किस प्रकार के मूल्यांकन का सटीक उदाहरण है? तो यहाँ पे फाइनल असेसमेंट नहीं हो रहा है बल्कि सुधारात्मक है। यहाँ जो मूल्यांकन का स्वरूप है वो अंतिम नहीं है बल्कि सुधारात्मक है। उसे संकेत दिए जा रहे हैं, स्कैफोल्डिंग दी जा रही है। अगर हम वाइगॉत्स्की के शब्दों में बोलें तो बच्चे को संकेत दिए जा रहे हैं, उनके संदेह को दूर किया जा रहा है, स्कैफोल्डिंग दी जा रही है। तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन जो सुधारात्मक होता है वह कहलाता है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो सत्र के अंत में होता है, जिसके आधार पर हम बच्चों को ग्रेड देते हैं और या फिर अगली कक्षा में प्रमोट करते हैं, वो फाइनल असेसमेंट होता है, उसे जिसे कि हम कहते हैं समेटिव। यानी समेटिव इस तरह से याद कर लीजिए, जिसे हम समेटते हैं अंत में, वो योगात्मक होता है। लेकिन यहाँ शिक्षिका मूल्यांकन के साथ साथ बच्चों के संदेह को भी दूर कर रही है। तो अगर इसमें ये पूछ दिया होता असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, उन तीनों में से इसका जवाब क्या होता? तो हमारा सीधा सा उत्तर होता रचनात्मक मूल्यांकन को हम जोड़ते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग से, ना कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे इन दिए गए विकल्पों में जो सही विकल्प होगा वो रचनात्मक मूल्यांकन होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, इसे सुधारात्मक भी कहते हैं, और असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सत्रांत परीक्षा या बोर्ड परीक्षा मुख्य रूप से किस प्रकार के मूल्यांकन को दर्शाती है? टर्म के एंड में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, जिसके बाद बच्चे को प्रमोशन देना है कि अगले क्लास में भेजा जाए या ना भेजा जाए। तो सीधा सा इसका जवाब होगा, क्योंकि इसमें कोई सुधार नहीं किया जा रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है वेदर द चाइल्ड विल बी प्रमोटेड इन द नेक्स्ट क्लास आर नॉट। तो ये डिसीजन मेकिंग टाइप का है और इसके आधार पर निर्णय लेना है। तो ये हमारा जो कहलाएगा वो हो जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। ये यहाँ अधिगम का मूल्यांकन हो रहा है और उसी मूल्यांकन के आधार पे हम निर्णय लेंगे कि बच्चा अगली क्लास में जाएगा नहीं जाएगा, उसे प्रमोशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, मतलब निर्णयात्मक होता है ये जो आपका सीखने का आकलन है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जबकि हमने देखा असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो असेसमेंट फॉर जो लर्निंग थी वो सुधारात्मक होती है, सत्र भर चलती है, पूरे टाइम चलता रहता है। शिक्षक जो है समय समय पर मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों में सुधार करता रहता है, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, और जिसको कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के भी नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें चूँकि सत्र में अंत में आयोजित होने वाली परीक्षा की बात की गई है, तो ये इसका उत्तर होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, आपकी कक्षा में एक छात्र है जो अक्सर यह भूल जाता है, अब उसने अपनी किताबें कहाँ रखी हैं, लेकिन उसे यह बहुत अच्छी तरह याद है कि पिछले साल स्कूल ट्रिप पर वह कहाँ गया था और उसने क्या क्या मज़े किए। छात्र की यह घटना वाली याद किस प्रकार की स्मृति का हिस्सा है? अब ये ध्यान दीजिए, कल परसों रख करके भूल गया है अपने सामान को, लेकिन उसे याद है कि हम 2 साल पहले ट्रिप पे नेपाल घूमने गए थे, नेपाल में इस दुकान पे गए, हमने ये मज़े किए। तो विकल्पों को अगर हम देखें तो सिमेंटिक मेमोरी जो है अर्थगत होती है, जो नियमों से तथ्यों से अगर देखें तो एकेडमिक पक्ष से रिलेटेड होती है। तो यहाँ एकेडमिक तो सिमेंटिक तो होगा ही नहीं,
एक है प्रासंगिक मेमोरी, प्रसंग। अब इसी से इसे हम जोड़ लेंगे किसी खास एपिसोड से जो रिलेटेड है। जो किसी खास एपिसोड से रिलेटेड है वो ही कहलाएगी एपिसोडिक मेमोरी। यानी कि बच्चा वहाँ गया, उसे उसकी पूरी मेमोरी है, अच्छी तरह से एक एक चीज़ याद है, तो ये कहलाएगी प्रासंगिक स्मृति, जो किसी विशेष घटना के बारे में होती है, जिसका हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है। सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक। हमारी ये जो भाव है, याद है, वो प्यारी प्यारी भी हो सकती हैं और वो यादें कड़वी भी होती हैं। तो दोनों हो सकता है प्रासंगिक मेमोरी में, जो कि किसी विशेष प्रसंग से जीवन के जुड़ा हुआ हो। प्रक्रियात्मक मेमोरी में हम जानते हैं जो प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं वो आती हैं, जैसे कार चलाना, कंप्यूटर चलाना। तो इस तरह की जो एक विशेष प्रोसेस को, एक प्रक्रिया को फॉलो करती है। और संवेदी स्मृति, जो कुछ भी हमारे जो सेंसेस हैं वो कैच करते हैं, वो संवेदी स्मृति में आएंगे। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा उत्तर होगा प्रासंगिक स्मृति, यानी कि एपिसोडिक मेमोरी। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4। एक सूचना प्रसंस्करण मॉडल के अनुसार जब कोई छात्र किसी नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर गहराई से विचार करता है तो यह जानकारी किस स्मृति में स्थानांतरित हो जाती है। अब ध्यान दीजिए कि जब हम अपने वर्तमान में जो सीख रहा है बच्चा, उसको पहले में सीखे गए किसी चीज़ से जोड़ करके याद रखते हैं, एक सहसंबंध स्थापित करते हैं, तो जो चीज़ भूलने वाली रहती है वो भी भूलती नहीं है। प्रायः हम अपने जीवन में देखिए ट्रिक्स बना बना के याद रखते हैं, पहले की किसी घटना से आज की किसी घटना को रिलेट कर लेते हैं। तो प्राथमिक स्तर पे हम यह कार्य बहुत ही करते हैं कि छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके ही कोई जानकारी देते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम अपने बच्चों को, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का जो आप देखेंगे गोरखपुर जो है, तो वहाँ का टेराकोटा का चीज़ें जो हैं वहाँ की बड़ी ही फेमस हैं। या मान लीजिए कोई भदोही का बच्चा है तो कालीन है। तो जब हम एक ज़िला एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, ODOP के बारे में बता रहे हैं बच्चे को, तो उदाहरण देंगे आपके ज़िले में क्या है, बच्चा भदोही वाला बच्चा 110% जानता होगा कि यहाँ कालीन का बिज़नेस होता है वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब कोई भी जानकारी जब हम बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर, स्थानीय ज्ञान से जोड़ करके देते हैं, तो वो यहाँ पे स्थानीय पूर्व ज्ञान की अपेक्षा स्थानीय ज्ञान ज़्यादा मतलब मैटर कर रहा है, लेकिन हाँ वो बच्चे के पूर्व ज्ञान में भी ये चीज़ें होंगी, तो वो उसके अल्पकाल से दीर्घकाल के मेमोरी में चली जाती हैं। वो चीज़ें जो हम पूर्व ज्ञान से उसके जोड़ के पढ़ाते हैं, वो जाहिर सी बात है उसके अल्पकाल स्मृति की अपेक्षा दीर्घकाल स्मृति में जाकर के फिट हो जाती है। चलिए हम आगे चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। विज्ञान के एक प्रयोग के दौरान शिक्षक हमेशा लड़कों को भारी उपकरण संभालने देते हैं और लड़कियों को केवल डेटा रिकॉर्ड करने या चार्ट बनाने के लिए कहते हैं। शिक्षक का यह व्यवहार क्या दर्शाता है? ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है और बहुत ही सरल है। जब किसी एक विशेष जेंडर या लिंग के लिए हम कोई विशेष कार्य निर्धारित कर देते हैं कि ये लड़कों का कार्य है, लड़कियों का कार्य है। लड़के बाय बर्थ शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं, जबकि लड़कियां कोमलांगी हैं। तो इस तरह का जो एक हम तैयार कर लेते हैं जेंडर रोल, एक जेंडर के लिए विशेष उसकी कैरेक्टरिस्टिक अपने आप निर्धारित कर देते हैं, तो ये कहलाता है जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता। यहाँ हम किसी विभिन्न लिंग के लिए स्पेसिफिक रोल्स निर्धारित कर लेते हैं और ये रोल हमारा समाज जिसमें कि हम रह रहे हैं वही डेवलप करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है? रचना कर रहा है, सुधारे बिना तो रचना होगी नहीं। तो याद रखिए जो रचनात्मक होता है वो सुधारात्मक होता है। योगात्मक अंत में योग कर रहा है, यानी जितना अब तक सुधार किया गया है अब सबको जोड़ दिया जाएगा, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो इसी से इसे याद कर लीजिए, जो रचनात्मक है वो सुधारात्मक होगा, योगात्मक सबको जोड़ करके जो अंत में मिला है हमें वही योगात्मक है। अब इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हम ऑप्शंस को। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य पास फेल तय करना है, जबकि योगात्मक फीडबैक के लिए होता है। बिल्कुल गलत। रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक देता है, जबकि योगात्मक जो होता है वो, अभी हमने ऊपर बात की, डिसीजन लेने के लिए, पास करें या फेल, प्रमोट करें या रोक दें। तो ये गलत है, ये हमारा जो विकल्प है ये गलत होगा। रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन निर्देश के अंत में होता है। बिल्कुल यही सही है। रचनात्मक मूल्यांकन पूरा प्रक्रिया के दौरान चलता है और योगात्मक अंत में सबका योग किया जाता है, यानी अंतिम में होता है। यही सही उत्तर होगा। अन्य विकल्प भी आप देख लीजिएगा। दोनों का उपयोग केवल ग्रेडिंग के लिए किया जाता है, गलत। रचनात्मक मूल्यांकन केवल शिक्षक द्वारा किया जाता है, योगात्मक केवल बाहरी परीक्षक द्वारा, दोनों गलत है। रचनात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षक भी शामिल होता है,
छात्र भी शामिल होता है, सहपाठी भी शामिल होते हैं। मूल्यांकन हर प्रकार से वहाँ पर किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही और इस पेज पे प्रस्तुत प्रश्नावली पसंद आ रही हो ये सीरीज़, तो कृपया अपने लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। मेरा एक और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे सर्च करिएगा शिक्षक संघर्ष विद पलश्री, शिक्षक संघर्ष विद पलश्री, PALSRI। ये मेरा एक और प्लेटफॉर्म है। आप उस प्लेटफॉर्म पे मेरे वीडियोस बहुत कम हैं, लेकिन धीरे धीरे चूँकि टाइम लगेगा, मैंने फेसबुक पे ही शुरू किया था अपना सफ़र, अब मैं उल्टा हो रहा है, मैं यूट्यूब पे शिफ्ट होंगी धीरे धीरे। तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो, मेरे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने मेरे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ जा कर के आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, एक छात्र कक्षा में सीखी गई गणित की थ्योरम का उपयोग करके घर पर एक जटिल समस्या हल कर रहा है। अब देखिए, क्लासरूम में उसने जो सीखा है थ्योरम, घर पर उसका एप्लीकेशन कर रहा है। हमने जो पढ़ा है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ज्ञान प्राप्त करना, समझना और उसका फिर अप्लाई करना। जैसा कि BS ब्लूम महोदय ने अपने ज्ञानात्मक जो उद्देश्य थे उनका वर्गीकरण 6 भागों में किया है। तो वह तथ्यों और अवधारणाओं को याद रखने की वह क्षमता किस स्मृति से संबंधित है। अब चूंकि देखिए, ज्ञान बोध अनुप्रयोग इस पर चला आया है, तो यहाँ पर एपिसोडिक मेमोरी तो है नहीं। अभी हमने एपिसोडिक मेमोरी पर चर्चा की थी, ये जीवन के किसी विशेष घटना, एपिसोड से संबंधित है। फ्लैश बल्ब मेमोरी भी नहीं होगा। फ्लैश बल्ब मेमोरी जो है वो भी एपिसोडिक मेमोरी ही का ही एक प्रकार है, जिसमें अति जीवन से जुड़ी हुई कोई अति विशेष घटना होती है जिसको हम चाह के भी नहीं भूल पाते, याद रह जाती हैं, यादें याद आती हैं, तो उस टाइप की मेमोरी है। इसका भी संबंध इससे नहीं है। आत्मकथानक मेमोरी भी नहीं है ये, बल्कि जिन स्मृति का संबंध नियमों से, तथ्यों से, सिद्धांतों से है। हमारा सही उत्तर होगा अर्थगत स्मृति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। समावेशी शिक्षा के तहत आपकी कक्षा में एक दृष्टि बाधित छात्र है। एक शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बोधात्मक रणनीति क्या होनी चाहिए? विजुअली इम्पेयर्ड है। अक्सर हम देखते हैं कि समावेशी जब भी कक्षा की बात आती है और किसी भी फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे की बात आती है, तो दृष्टिबाधित से बड़ा प्रश्न आता है। अन्य किसी और अधिगम अक्षमता की तुलना में विजुअली इम्पेयर्ड से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपकी बोधात्मक रणनीति क्या होगी? सहानुभूति दिखाना, परीक्षा में आसान प्रश्न देना? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। बेचारा उसको नहीं दिखाना है हमें, उसे कक्षा में सबसे आगे बैठाना, त्रिआयामी श्रव्य 3D श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, यही सही है। हमें बच्चे के हिसाब से इस बार UPTT में प्रश्न आया था अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री पे। तो अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री की वकालत की जा रही है। जो भी बच्चे हमारे विशेष हैं, उनके विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके कैसी शिक्षण अधिगम सामग्री? अनुकूलित। ये शब्द याद रखिए, UPTT का ये फेवरेट शब्द था। बार बार अनुकूलित शब्द आया था। 2 शब्द UPTT में बहुत ही बार बार पूछा गया, एक था अनुकूलित और दूसरा था रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स के बारे में जब प्रश्न आएगा तो हम बात करेंगे, फिलहाल अनुकूलित पे बात कर ली जाए। तो समावेशी शिक्षा में अनुकूलित शब्द जो है ना, वो बड़ा ही फेवरेट है। अनुकूलित का मतलब होता है हर बच्चे की विशेष आवश्यकता के आधार पर अनुकूलित किया गया, बनाया गया, डेवलप किया गया जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री है, शिक्षण विधि है या जो कुछ भी है। तो यहाँ पर सही उत्तर ही B ही होगा। उसे केवल शिक्षकों के पास पढ़ने की सलाह देना गलत। उसके काम का बोझ कम करने के लिए अन्य छात्रों को उसका काम करने को कहना, ये भी गलत। तो यहाँ एक ही सही उत्तर है और यही है, उसे कक्षा में सबसे आगे बैठाना, त्रिआयामी यानी कि 3D और ऑडियो सामग्री उपलब्ध कराना जो उस बच्चे के लिए अनुकूलित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, गणित की एक समस्या हल करते समय एक बच्चा बीच में अटक जाता है। शिक्षिका उसे सीधा उत्तर बताने की बजाय समस्या का पहला स्टेप हल करके दिखाती है और कुछ हिंट देती है, जिससे बच्चा खुद बाकी सवाल हल कर लेता है। ली वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका का यह कार्य क्या कहलाता है? इतनी प्रश्नावली हम लोगों ने हल कर ली, लेकिन गजब का कन्फ्यूज़न है ZPD और स्कैफोल्डिंग में। जहाँ भी इस तरह के प्रश्न पूछो, आधे लोग स्कैफोल्डिंग को सेलेक्ट करते हैं, आधे लोग ZPD को सेलेक्ट करते हैं। आप इस प्रश्नावली में जाकर खुद देखिएगा, 50% लोगों ने ZPD को सही किया है और 50% लोगों ने स्कैफोल्डिंग को सही किया है। तो जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए, यह कार्य क्या कहलाता है? वो शिक्षिका जो कर रही है, आप
ग्रामर का ज़रा ध्यान दीजिए। व्हाट द टीचर इज़ डूइंग, डूइंग एक्शन वर्ड है, क्या कर रही है वो जेड नहीं कर रही है। शी इज़ प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग, वो स्कैफोल्डिंग दे रही है। अगर हम देखें यह कार्य क्या कहलाता है, वाई पीपल आर सो मच कन्फ्यूज्ड, क्यों इतना कन्फ्यूज़न है, हम तो समझ नहीं पाते हैं जेड और स्कैफोल्डिंग में। जब आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है वो शिक्षिका कर क्या रही है, वो क्या दे रही है, तो सिंपल सा हमारा जवाब होगा शी इज़ प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग, वो बच्चे को स्कैफोल्डिंग दे रही है, हिंट्स दे रही है। अब ये पूछे कि अगर वो क्षेत्र क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग देने के बाद बच्चे में जो चेंजेस आए वो क्या कहलाएंगे, बच्चा कहाँ आ गया वो क्या कहलाएगा, तब हमारा उत्तर जेड होगा। वाई मतलब बार बार मेरे दिमाग में आता है लोग इतने कंफ्यूज हैं क्यों, जबकि सिंपल सी बात है, जब भी बात हो रही है हेल्प की, व्हाट द टीचर इज़ डूइंग, क्या कर रही है, हमारा उत्तर स्कैफोल्डिंग होगा। शी इज़ प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग। और जब हमसे पूछा जाएगा कि संकेत के बाद बच्चा जो है उसमें जो परिवर्तन आया, बच्चा का जो वो क्षेत्र था जो उसने कवर किया, उसमें जो चेंजेस आए वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा ZPD। प्लीज़ अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उससे समझा सकती हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए हमने 10 प्रश्नों को देख लिया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जिसने भी ये 5वीं प्रश्नावली थी मेरी, यानी कि 50 प्रश्नों की व्याख्या अब तक हो चुकी है, ये जो स्पेशल सीरीज़ मैंने शुरू की है उसमें। इसके अलावा पता नहीं कितने सारे दुरूह प्रश्नों की CDP के मैंने व्याख्या अलग से की है। लेकिन जिसने भी अब तक शुरू की 4 प्रश्नावली को मिस किया होगा, मैं 1 से लेके 5 तक की प्रश्नावली के पूरे 50 प्रश्नों का एक जो मैराथन टाइप का 50 प्रश्न का होगा, मैं वीडियो क्लिप कर दूंगी। आप जिसने भी मिस किया है वो उसे देख सकता है, अभ्यास कर सकता है। याद रखिए ये सरल आपको लग रहा है, लेकिन हर छोटी छोटी जानकारी आपको अभ्यास करने में मदद करती है और CDP के बोधात्मक प्रश्नों में आपके अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व होता है। चलिए मिलते हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्ते, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।